हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर। प्रोबेबिलिटी वीडियो नंबर 4। एक्चुअली बेस थ्योरम को कंटिन्यू हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं और ये पार्ट 2 है। जिसने वीडियो नंबर 3 नहीं देखी, जिसने बेस थ्योरम का पहला पार्ट नहीं देखा, पहला पार्ट का नाम वीडियो नंबर 3 है, उसको ये पार्ट 2 समझ नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो नंबर 3 के अंदर ही मैंने आपको सब कुछ बताया है। तो सबसे पहले वीडियो नंबर 3 देखना, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, क्वेश्चन बड़े आराम से आपको पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आराम से देखो। इसने कहा है बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो हम बनाते हैं डायग्राम। ये बैग 1 है और ये कोई बैग 2 रहा होगा। इसके अंदर इसने लिखा हुआ है 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। बैग 2 के अंदर 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। टोटल बॉल इसके अंदर है 7 और टोटल बॉल्स इसके अंदर है 9। ठीक है जी, इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। अब बड़े आराम से देखना। इसने कहा 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। बिल्कुल ठीक सुना। इसमें से एक बॉल निकाली और इसके अंदर ट्रांसफर कर दी, यानी यहां से एक बॉल ये निकाली और ये बॉल हमने इसके अंदर ट्रांसफर कर दी। ये हो गया टीएफ। टीएफ बोला तो ट्रांसफर। ठीक है, अब हमें नहीं मालूम कि ये बॉल कौन सी ट्रांसफर हुई है। मे बी ये रेड हो, मे बी ये ब्लैक हो। तो यही हमारे पार्टीशन है, यही हमारी हाइपोथेसिस है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्या, E1 E2, यानी या तो रेड बॉल गई होगी या फिर ब्लैक बॉल गई होगी। तो जो चांसेस है, तो हमारा E1 और E2 का अरेंजमेंट हो गया। चलिए, अब आपको मालूम है जैसे ही यहां से एक बॉल इसके अंदर जाएगी तो यहाँ पे टोटल बॉल 9 थी, लेकिन ट्रांसफर के बाद तो वो 10 हो जाएंगी। ठीक है भाई, कोई सी भी एक ट्रांसफर हुई हो, नंबर तो बढ़ ही जाएगा ना टोटलिटी में। तो वो चीज है। आगे देखो, आगे इसने कहा है देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। ओहो, मतलब ट्रांसफर के बाद ये सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी का मतलब एक बॉल इसमें से निकाली, लेकिन ये बॉल जब निकाली जब ट्रांसफर हो चुका है। ट्रांसफर के बाद टोटल बढ़ गया, उसके बाद एक बॉल निकाली। अब ये बॉल कौन सी है देखते हैं। आगे इसने लिखा हुआ है द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। ओहो, यानी ये जो सेकंड बॉल हमने निकाली है, भाई फर्स्ट बॉल तो ट्रांसफर हुई और सेकंड टाइम जो बॉल निकली इस बैग से ये रेड है, ऐसा इसने लिखा हुआ है। आगे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। ठीक है, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, मतलब यहां के बारे में बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको पता ना चल पाए E1 क्या है, E2 क्या है, A क्या है, तो हमेशा क्वेश्चन के एंड में देखते हैं। क्वेश्चन के एंड में जाके पता लग जाता है कि व्हाट आर द पार्टीशन। पार्टीशन क्या है? पार्टीशन भी तो एक इवेंट ही होते हैं, सब कुछ इवेंट है, बस ये मेन इवेंट है जो पार्टीशन के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे E1 होगा रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड, E2 होगा ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड, और ये क्या होगा, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। फिर इनका जॉइंट स्टेटमेंट बनाएंगे। पहले आप ये डायग्राम बना लो जल्दी से, मैं जब तक लिखता हूं उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए मैंने स्टेटमेंट यहां पर पहले से ही लिख दिए। E1 यहां पे होगा ट्रांसफर्ड बॉल फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 इज रेड, या तो रेड बॉल गई होगी। E2 होगा ट्रांसफर्ड बॉल फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 इज ब्लैक। ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी चीज के तो मार्क्स है, अगर ये लिखना आ गया तो बाकी सब हलवा है। और ए क्या है, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। बैग 2 से ही रेड बॉल निकली, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारा ए होगा। ठीक है, कॉमन इवेंट जो इनके साथ एसोसिएटेड होता है। A/E1 इन दोनों को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करना आपको आता है। रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इफ ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, या पूरा स्टेटमेंट भी लिख देना। A/E2 रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इफ ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। भाई ए तो रेड बॉल का है ना, E1 और E2 अलग अलग है। चलिए अब निकालते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अच्छा सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है क्या, रेड बॉल बैग 1 में से। तो बैग 1 में रेड बॉल कितनी है, 3, और टोटल 7, तो 3/7 होगी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। और E2 क्या है, E2 है ब्लैक बॉल। भाई या तो रेड गई होगी या ब्लैक गई होगी, दोनों में से एक ही तो काम हुआ होगा ना, दोनों काम थोड़ी हो गए होंगे। तो इसलिए ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 4/7 टोटल। ठीक है, अच्छा जी, अब निकालते हैं A/E1। अब यहां पूरी ताकत लगा देना जरा समझने में। ठीक है, A/E2 तो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। यहां पर ध्यान से देखो, A/E1 पहले इसको समझ दो, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ये काम हमें निकालना है और ये काम हो चुका है। जो भी स्लैश के बाद होता है वो काम ऑलरेडी हो चुका होता है।
इसका मतलब रेड बॉल ट्रांसफर हो गई, रेड बॉल ट्रांसफर हो गई। ठीक है जी, गई रेड बॉल। तो रेड बॉल कितनी हो गई टोटल? 5। पहले 4 थी, एक रेड बॉल इसमें से गई, तो टोटल 5 हो गई। हमें निकालना है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अब, आफ्टर ट्रांसफरिंग, ट्रांसफर होने के बाद। तो अब जो रेड बॉल है करंट में वो तो 5 है ना, तो प्रोबेबिलिटी होगी 5/10। 10 क्यों भाई? टोटल भी तो बड़ा होगा, 4 और 5 9, लेकिन एक बॉल आई है तो टोटल भी तो बढ़ गया, टोटल 10। इस तरह से हो गया। आया समझ? नहीं आया तो एक मौका और मिल रहा है। फिर देखो A/E2, यह है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है ये हमें निकालना है और ये कंडीशन हमें दी हुई है। मतलब ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो गई, जो स्लैश के बाद होता है वो इवेंट हो चुका होता है। तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो गई, तो ब्लैक बॉल कितनी हो गई? 6। ठीक है, लेकिन रेड तो तब भी 4 ही रही, टोटल बढ़ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है रेड। तो रेड की तो प्रोबेबिलिटी 4/10 आएगी, क्योंकि रेड थोड़ी बड़ी है। अगर ब्लैक बॉल इसके अंदर गई तो ब्लैक बॉल 6 हो गई ना, रेड बॉल तो 4 की 4 है, लेकिन टोटल बढ़ चुका, तो ये होगी रेड बॉल। दोनों केसेस में आपको इसमें से रेड बॉल ही निकालना है, चाहे ट्रांसफर कोई सी भी बॉल हुई हो। ठीक है, तो ये तो हो गई इंफॉर्मेशन। अब बनाना है फॉर्मूला। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड। अगर आप रिवर्स में जाके देखोगे तो क्वेश्चन में था ब्लैक बॉल ट्रांसफर। ब्लैक बॉल कौन थी? E2। तो फॉर्मूला बनेगा यहां बाय बेस थ्योरम। पूरा इस तरह से लिखना है एग्जाम में। ठीक है, प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड क्लीन। बेस थ्योरम होता है E2/A का फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बनाना आपको आता है। वीडियो नंबर 1 अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो नंबर 2, ये जो पार्ट 2 है, इसे देखने का बेनिफिट नहीं है। बेस थ्योरम की 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 2 चल रहा है, तो वो देखनी पड़ेगी। उसके बाद फॉर्मूला बनाओ, वैल्यू रखो, आंसर आएगा 16/31। और कैलकुलेशन करने की टेक्निक भी मैंने आपको बताई थी। मैंने कहा था कॉमन पे ज्यादा ध्यान लगाना है, जितना कॉमन लोगे उतना जल्दी हो जाएगा, एलसीएम के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब देखो इसके वर्जन कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इसके ऊपर। देखिए गाइस, क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन वैरायटी थोड़ी सी चेंज है, लॉजिक वही लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखना। इसने कहा है बैग ए कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है जी, ये हमारा बैग ए हो गया और इसके अंदर है कितनी कितनी? रेड बॉल 3 है, ऑलराइट, और ब्लैक बॉल इसके अंदर 5 है। ओके, वाइल बैग बी कंटेन 4 रेड 4 ब्लैक। ये कोई बैग बी हमारे पास है। ठीक है, नाम बदल दिया है, और ए बी की जगह 1 2 हुआ था, यहाँ पर ए बी हो गया। तो इसके अंदर भी रेड बॉल है और ब्लैक बॉल है। ओके, रेड कितनी है? 4, ब्लैक कितनी है? 4। ठीक है, अब करेक्ट 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड। देखो आ गया ना चेंज। 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड एट रैंडम फ्रॉम बैग ए टू बैग बी। यानी इस वाले बैग में से, जिसके अंदर टोटल बॉल्स 8 हैं, इसके अंदर भी टोटल बॉल्स 8 हैं, इसमें से 2 बॉल निकाली। देखो 2 बॉल निकाली और ये दोनों बॉल इसके अंदर ट्रांसफर हो गई। TF मतलब ट्रांसफर, है ना। अब यहाँ पे जो पार्टीशन बनेंगे, बताओ कितने बनेंगे भाई? हो सकता है दोनों बॉल रेड गई हो, E1 हो गया। हो सकता है दोनों बॉल ब्लैक गई हो, E2 हो गया। हो सकता है एक रेड और एक ब्लैक गई हो, इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं, तो E3। तो यहाँ पे 3 पार्टीशन बनेंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे इसने बोला है देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। इसके बाद, मतलब जब ट्रांसफर हो गया इसके बाद इसमें से एक बॉल निकाली। बोला है अ बॉल, एक बॉल निकाली। इफ बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज फाउंड टू बी रेड। भाई ये वाली बॉल जो ना, ये रेड है, इसके बारे में जानकारी मिल गई। ये हमारा ए हो गया, कॉमन इवेंट जो इनके साथ एसोसिएटेड होगा पार्टीशन के साथ। ठीक है, ओके। अब क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 रेड बॉल वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। यानी इसमें से 2 रेड बॉल ट्रांसफर हुई हैं। ठीक है, इसने ये पूछा है। तो आपको पता है ना, जो पूछा होता है उसी को हम E1 E2 E3 लेट करते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। डायग्राम मैंने एक बार दोबारा यहाँ पर बना दिया और दोबारा सारे इवेंट लिख दिए। ठीक है, अब सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये तो आपको लिखना बहुत जरूरी है। देखो, जब भी एक से ज्यादा बॉल निकालता है, कार्ड निकालता है, ठीक है, या पर्सन को सेलेक्ट करता है एक से ज्यादा, तो हमेशा कॉम्बिनेशन लगाते हैं NCR। क्या लगाते हैं? NCR। या तो लगाओ NCR या करो विदाउट रिप्लेसमेंट की तरह, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है इसने विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट, और 2 बॉल निकाल रहा है तो हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट माना जाता है। अगर मान लो 2 बॉल निकालता और विद रिप्लेसमेंट बोलता तो कभी NCR नहीं लगाना। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट में NCR नहीं लगता। अब देखो, मैं रिकमेंड आपको करता हूं कि आप हमेशा NCR लगाओ। NCR लगाओगे तो बेनिफिट होगा।
क्या बेनिफिट होगा देखते हैं। आओ जी जरा क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि भाई E1 की प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 रेड बॉल गई, तो रेड बॉल है कितनी 3, तो 3 में से 2 रेड बॉल और नीचे टोटल कितना हो जाएगा 8 में से 2। अब देखो इसकी एक ट्रिक होती है, ट्रिक इसकी ये है कि यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो फॉर्मूला ना लगा करके ट्रिक से काम चला सकते हैं। कैसे? ऊपर वाले नंबर को 2 तक खोल दो, लाइक 3 और 2, ऐसे नीचे वाले को भी 2 तक खोल दो, 8 और 7, बस ये आपका आ गया। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, लेकिन ये ट्रिक काम जब ही करेगी जब यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। अगर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो आपको फॉर्मूला खोलना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इस नंबर को 2 बार खोल देंगे हम, 5 और 4, और नीचे वाले को भी 8 और 7। अगर देखा जाए तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। देखो मान लो अगर आपको मैं बोलता कि भाई 2 रेड बॉल बताओ विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहली रेड बॉल की होती 3/8, तो देखो ये रहा 3/8, और दूसरे की एक कम हो जाता 2/7, क्योंकि टोटल भी हो जाता कम, तो देखो ये रहा 2/7। तो ये और ये एक ही बात है। तो अगर किसी बच्चे ने ऐसे करके किया है, ये नहीं दिखाया, तो भी मार्क्स मिलेंगे, गलत नहीं है। लेकिन देखो आगे वाला जो लास्ट वाला केस है ना, वहां होती है कुछ गड़बड़। तो देखो यहाँ पर भी, यहाँ बोल रहा है एक रेड और एक ब्लैक ट्रांसफर हुई, तो रेड हमारी कितनी है 3, तो 3C1, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, ब्लैक कितनी है 5, तो 5C1, और नीचे टोटल 8C2। इसे आप खोलो, ऊपर आ जाएगा 3 और 5, क्योंकि शॉर्टकट 3C1 की वैल्यू 3 होती है। मैंने बताया था ना NC1 = N होता है, तो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। 5C1 5 हो जाएगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो इसे खोलना पड़ेगा ऐसे करके। मैं रफ में यहाँ पे खोल देता हूँ। ठीक है, 8C2 खोलो जी, 8C2, इसका फॉर्मूला 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 8 में से 2 गया 6 फैक्टोरियल। खोलो इसको, 8 को, 8 7 6 में रोक दो, नीचे 2 × 1, और ये 6 पे रुका हुआ है, 6 से 6 कट गया, ये 4, तो ये आ गया आपका कितना 7 4 28। ठीक है, तो 15/28, इस तरह से ये हमारी ये आ गई। अब देखो यहाँ बच्चों से गलती क्या होती है, अगर बच्चा कॉम्बिनेशन ना लगाता तो वो पता है क्या कर देता, अगर वो बोलता ना एक रेड एक ब्लैक, तो वो ये करता कि एक रेड है एंड एक ब्लैक, ये कर देता वो। इसका मतलब एक रेड लगाना जरा, 3 है तो 3/8, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई, एक ब्लैक कितनी है 5/7, तो आपका आंसर आ जाता है 15/56, जो कि गलत है, आना चाहिए 28, तो ये गलत हो जाता। तो ये गलती जाने अनजाने में आपसे ना हो, इसलिए आप आदत बना लो हमेशा कॉम्बिनेशन लगाने की, जब भी एक से ज्यादा हो और विदाउट रिप्लेसमेंट हो। अब बात आती है सर इसमें तो विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं बोला, इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो ये वाली आदत बना लो। ठीक है, और अगर आदत नहीं बन पा रही तो आप इस केस को इस तरह से भी कर सकते हो, एक रेड एक ब्लैक, या फिर एक ब्लैक एक रेड, इस तरह से कि पहली कौन सी बॉल ट्रांसफर हुई, हो सकता है पहले रेड ट्रांसफर हुई हो सकता है पहले ब्लैक हुई हो, तो इस तरह से केस बना सकते हैं। इस केस में आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इस केस में ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो या तो आप ऐसे करो या फिर आप पूरा हिसाब लगाओ, तब आंसर आएगा, अदरवाइज ये गलती आपसे हो सकती है। तो ये आ गई E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आगे बताता हूँ जी। अब निकाल लेते हैं A/E1। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशनल है, इसका मतलब ये निकालना है, और ये हो चुका, मतलब 2 रेड बॉल इसके अंदर जा चुकी, तो रेड बॉल हो गई 6, और हमें एक रेड बॉल निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल बढ़ गई। अब निकालनी है A/E2, इसका मतलब ये निकालना है, और ये हो चुका है ना, ये बाद वाला हो चुका है। ए का मतलब रेड बॉल निकालनी है, अगर ब्लैक बॉल 2 चली गई तो 2 ब्लैक बॉल गई, तो ब्लैक बॉल हो गई इसमें 6, रेड बॉल अभी भी 4 है, लेकिन हमें रेड ही चाहिए, तो 4/10 हो जाएगी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, है ना। A/E3 का मतलब क्या है कि ये निकालना है, और ये हो चुका, मतलब एक रेड एक ब्लैक इसके अंदर जा चुकी, लेकिन हमें रेड ही निकालनी है, तो उसकी होगी 5/10, क्योंकि रेड बॉल 5 हो गई ना, और ये भी 5 हो गई, तो टोटल 10 हो गया। ठीक है, अब बना लो अपना फॉर्मूला, तो बाय BT कर दो, और इसने कहा था स्टार्टिंग में कि दोनों रेड बॉल ट्रांसफर हुई हैं, यानी E1/A का फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बनाना आपको आता है, फॉर्मूला बनाओ और आंसर पाओ। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 18/133, तो इसको ट्राई करो। तो यहाँ थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, फंस मत जाना, तो इसलिए कॉम्बिनेशन की आदत डाल दो। ठीक है जी। हाँ जी गाइस, देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके भी 2 वर्जन है। पहला फर्स्ट देखो आप, ये बोल रहा है अज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक इज 40%। अच्छा, मतलब कोई पेशेंट है, यहाँ पर ये पेशेंट का कोई ग्रुप है, ठीक है, और इन पेशेंट के ग्रुप को 40% चांसेस है हार्ट अटैक आने का। ये हार्ट अटैक आ रहा है, यहाँ पर कुछ लोग हैं इस बॉक्स के अंदर, उनको 40% चांसेस है हार्ट अटैक आने का, ठीक है। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। अच्छा, मतलब ये सारे लोग अगर मेडिटेशन और योगा कर लें तो 30% इसमें से लोग बच जाएंगे, मतलब 30% चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन 70% तो अभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, यही बात समझने की है। ये बचने का है, 30% लोग बच जाएंगे, मतलब 40% का 30% हार्ट अटैक से बच जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन 70% तो अभी भी रिस्क है ना हार्ट अटैक आने का, ठीक है। यही बात आपको इसमें समझनी है बस। आगे देखो, आगे इसने लिखा है एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूसेस इट्स चांसेस बाय 25%। अच्छा, मतलब ये लोग अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ले लें, डॉक्टर से मेडिसिन ले लें, ड्रग्स ले लें, ये ड्रग्स वो वाला नहीं है, ठीक है, ये दवाई वाला है, ड्रग्स ले लें तो 25% हार्ट अटैक आने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब 40% लोग अगर हैं और ये दवाई लेते हैं तो 25% इसमें से बच जाते हैं, उनको हार्ट अटैक नहीं आता। लेकिन 75% को तो अभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, 25% ही तो बचे हैं, इनको तो आ सकता है। तो यहां पर यही बात इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एट अ टाइम पेशेंट कैन चूज एनी ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। यही लाइन इसकी खास है भाई, मतलब जो पेशेंट है उसकी मर्जी कि या तो वो मेडिटेशन एंड योगा ले या वो ड्रग्स ले, इक्वल चांसेस हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी सेम है, हाफ हाफ। इक्वल का मतलब 50-50, 50 का मतलब हाफ हाफ, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो 1 से कम ही होती है। तो ये यहां पर देखा जाए तो ये यहां पार्टीशन है, हाइपोथेसिस E1 और E2, ठीक है। ये भी इवेंट ही होते हैं लेकिन ये अलग अलग हैं। चलो, ये तो मिल गया कि इक्वल चांसेस हैं। आगे, इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन। अच्छा, मतलब पेशेंट किसी भी एक ऑप्शन को चूज किया होगा, पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम, हमने उसको फिर उठाया, सफर है हार्ट अटैक। ओ हो, मतलब पेशेंट ने इन दोनों में से कोई एक काम किया, उसके बाद भी उसे हार्ट अटैक आ गया। मतलब वो पेशेंट इस कैटेगरी में नहीं था, वो पेशेंट इस कैटेगरी में आ गया, लकीली वो बच नहीं पाया और उसे हार्ट अटैक आ गया। भाई ये वाली कैटेगरी हार्ट अटैक ला रही है और ये वाली कैटेगरी बचा रही है, तो ये तो लक के ऊपर बात है। चलो जी, हार्ट अटैक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। मतलब इसने कहा है कि ये बताओ पेशेंट ने मेडिटेशन एंड योगा किया था तब भी उसे हार्ट अटैक आया। अगेन, अगर आप नहीं पता लगा पा रहे हो कि E1 क्या है E2 क्या है, तो क्वेश्चन में जो पूछा होता है वही E1 E2 होता है, ठीक है। तो इसने पूछा है ये। और बेस थ्योरम की पहचान, बेस थ्योरम का सवाल ये क्यों है, क्योंकि अगर पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, यानी ये दोनों पार्टीशन थे ना E1 E2, तो इसका मतलब वो सवाल बेस थ्योरम का है। अगर ये पूछता कि प्रोबेबिलिटी बताओ हार्ट अटैक आ गया, अगर यहाँ पे एंड में ये लिखा होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हार्ट अटैक आ गया, तो फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता है, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब मैं इसके अंदर स्टेटमेंट लिखता हूं जब तक आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो। जी गाइस, तो देखिए मैंने स्टेटमेंट आपके सामने लिख दिए। E1 क्या है, पेशेंट फॉलो मेडिटेशन एंड योगा, ये तो हो गया E1, ठीक है, क्योंकि एंड में जो पूछता है वहीं से हमें आइडिया लग जाता है। और E2 क्या है, पेशेंट फॉलो सर्टेन ड्रग्स, ठीक है। ए क्या है, पेशेंट सफर फ्रॉम हार्ट अटैक, उसे हार्ट अटैक आया है। ये वाला इवेंट कॉमन इवेंट है जो इन दोनों के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, ऐसे पहचानते हैं। A/E1 क्या है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, पेशेंट सफर फ्रॉम हार्ट अटैक आफ्टर E1 फॉलोइंग मेडिटेशन एंड योगा, मतलब बंदे ने योगा किया तब भी उसका बैड लक था। या A/E2 मतलब बंदे ने दवाई ली लेकिन तब भी उसका हार्ट अटैक आ गया। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखना जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 है। पता कैसे लगा, देखो इसमें लिखा था ना इक्वल चांसेस है, यानी पेशेंट इक्वली दोनों ऑप्शन में से कहीं पर भी जा सकता है, तो इसलिए हाफ हाफ। अब जरा ये देखना A/E1, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब ये निकालना है और ये हो चुका है। E1 का मतलब क्या है कि पेशेंट ने मेडिटेशन एंड योगा किया है लेकिन तब भी हार्ट अटैक आया, बंदे ने
मेडिटेशन योगा किया लेकिन तब भी हार्ट अटैक आया। ठीक है, तो ये बताओ मेडिटेशन एंड योगा किसने किया, कितने % लोग थे भाई? 40% लोग थे। इतने लोग थे, 40% का मतलब 40/40/100, लेकिन उनको हार्ट अटैक आया। तो योगा करने से 30% बच रहे थे, ऊपर लिखा है ना 30% बच रहे थे, तो 70% को तो हार्ट अटैक आएगा। इतनी पॉपुलेशन का 70%, ये है A/E1। तो बच्चों से यहाँ गलती क्या होती है, क्वेश्चन में देखो, मैं दोबारा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने, देखो ऊपर आ गया, इसमें लिखा है 30% पेशेंट बच जाते हैं आफ्टर डूइंग मेडिटेशन एंड योगा। तो 30% बच जाते हैं, 70% को तो आ रहा है ना भाई, हमसे हार्ट अटैक लाने की पूछ रहा है, तो हार्ट अटैक लाने की है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता हार्ट अटैक ना आए, वो बच जाए, फिर हम यहाँ 30% लेते। तो इसी क्वेश्चन का दूसरा वर्जन था हार्ट अटैक ना आना, लेकिन ये है हार्ट अटैक आ जाना। तो हार्ट अटैक लाना है तो जितना दिया हुआ है 100 में से उतना कम करो, इतना लो। ठीक है, ऐसे ही रखो इसे, कीप इट लाइक दिस। अब निकालो A/E2, निकालो जी। A/E2 क्या मतलब है इसका, सोचो। इसका मतलब है कि बंदे ने दवाई ली लेकिन फिर भी उसे हार्ट अटैक आ गया। ओके, तो हार्ट अटैक आ गया, तो बंदे थे कितने 40%, लेकिन हार्ट अटैक आया। दवाई लेने से 25% चांसेस कम हो रहे थे, 75 को तो अभी भी हार्ट अटैक आ रहा है भाई। यहाँ बात हो रही है हार्ट अटैक लेके आना है, इसलिए हार्ट अटैक ला रहे हैं हम। ठीक है, अब बाय BT बोला तो बेस थ्योरम, लेकिन आपको फुल फॉर्म लिखनी है। फॉर्मूला बनेगा E1/A का। क्यों? क्योंकि इसने लिखा हुआ है क्लियर कट, क्या लिखा हुआ है कि हार्ट अटैक आया जब उसने मेडिटेशन और योगा किया। ऑलराइट, चलिए जी, अब बना देना फॉर्मूला, फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 14/29। ये टेक्निक वीडियो नंबर 1 में, मतलब इसका जो वीडियो पार्ट 2 है, बेस थ्योरम का पार्ट 2 है, उसके अंदर है ये। ऑलराइट, वीडियो नंबर 3 के अंदर। तो ये कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई करने की वो नहीं है जरूरत, ऐसे ही रखो, जब फॉर्मूले के अंदर रखोगे सारे कॉमन लेके कट जाएंगे, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पकड़ में आया होगा, मजेदार क्वेश्चन था। अच्छा, इसी क्वेश्चन का दूसरा वर्जन, यही क्वेश्चन एग्जाम में बदल के आ सकता है और वहां लिखेगा पेशेंट डज नॉट सफर फ्रॉम हार्ट अटैक, या डज नॉट अगर वो बोलेगा, डज नॉट अगर बोलेगा सारी बातें वही रहेंगी। यहाँ 70 नहीं आएगा, फिर तो यहाँ 30% आएगा, मतलब हार्ट अटैक बचाने वाले, यहाँ पे 25 आएगा। तो इसका दूसरा वर्जन भी है, मैं ज्यादातर टेस्ट में देता हूँ वो, तो ध्यान रखना आप लोग। देखिएगा इस क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, कह रहा है सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस ABCD। ठीक है, और देखो टेबल के अंदर इसने इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखो ध्यान से, A के सामने रेड के नीचे 1 लिखा है, व्हाइट के नीचे 6 लिखा है, ब्लैक के नीचे 3 लिखा है। तो उस टेबल में से मैंने सारी इंफॉर्मेशन ऐसे लिख दी, ये बॉक्स A के अंदर रेड व्हाइट ब्लैक बॉल इतनी इतनी है, बॉक्स B के अंदर, बॉक्स C के अंदर, बॉक्स D के अंदर, सारी इंफॉर्मेशन मैंने टेबल से उठा ली। ठीक है, वन ऑफ द बॉक्स हैज बीन सेलेक्टेड एट रैंडम, एक बॉक्स सेलेक्ट हुआ, यानी यहाँ पर पार्टीशन क्या है, पार्टीशन यहाँ पर बॉक्सेस हैं, जो हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो यहाँ पर E1 हो जाएगा इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 1, E2 इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 2, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 3 या बॉक्स C जो भी इसका नाम है, E4 इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स D। ठीक है जी, 4 बॉक्स हो गए, और चारों की प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 1/4। रीजन, क्योंकि 4 बॉक्स हैं तो 1/4 होगी। ठीक है, 3 होते हैं तो 1/3 होती। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है इफ मार्बल इज रेड, सॉरी आगे बोल रहा है वन ऑफ द बॉक्स हैज बीन सेलेक्टेड एट रैंडम एंड सिंगल मार्बल इज ड्रॉन, मतलब एक मार्बल हमने निकाला। एक्चुअली ये मार्बल है, बॉल्स नहीं है। ठीक है, दीज आर मार्बल्स, कुछ भी हो, बॉल्स मार्बल कुछ भी हो, लॉजिक वही रहेगा। तो आगे इसने बोला है सिंगल मार्बल इज ड्रॉन। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स A, बॉक्स B, बॉक्स C। यानी इनडायरेक्टली आपसे इसने तीनों बातें पूछ ली, है ना। ध्यान से देखो, आपसे इसने तीनों बातें पूछ ली, तो आपके इसके 3 आंसर आएंगे। ठीक है, पहले तो आप यहाँ A लिखोगे, क्या कौन सा मार्बल है, रेड मार्बल इज ड्रॉन। फिर इनके ज्वाइंट बनाओगे A/E1, A/E2, A/E3, A/E4, फिर निकालोगे इनकी प्रोबेबिलिटी, सब निकाल देना। तो यहाँ बेस थ्योरम के फॉर्मूले 3 बार लगेंगे, 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो 3 ही आंसर आएंगे। ठीक है, तो जो 3 आंसर आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आएगा 1/15, एक आएगा 2/5, एक आएगा 8/15। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए गाइस आपके सामने आ गया, कह रहा है सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वीमेन हैव ग्रे हेयर। ग्रे हेयर का मतलब होता है सफेद बाल,
ठीक है, उनको वाइट हेयर ना बोल के साइंटिफिक लैंग्वेज में, डॉक्टर की लैंग्वेज में ग्रे हेयर बोलते हैं। ऑलराइट, कभी सोचो कि सच में ही वो ग्रे है, एक्चुअल में वो ग्रे ही होते हैं, वो हमें वाइट लगते हैं देखने पे। तो ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बीइंग मेल। अच्छा, मेल की बात हो रही है। अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल। लो जी, सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर ही आपको छुपा दी। तो ये सवाल बेस थ्योरम का क्यों है, और इसने देखो पूछा क्या है, इसने कहा है मेल, तो यहाँ पे पार्टीशन होगा क्या, मेल और फीमेल। इस तरह से आइडिया लगाया जाता है। तो लेट इवन क्या है, मेल पर्सन इज सेलेक्टेड, ठीक है, सेलेक्टेड, ये तो हो गया इवन। E2 हो गया जी फीमेल पर्सन, ओहो, पर्सन इज सेलेक्टेड। ए हो गया ग्रे हेयर्ड, ठीक है, ग्रे हेयर्ड पर्सन हो गया ए। थोड़ी राइटिंग मेरी रोमांटिक सी हो जाती है एंड में, थोड़ा ध्यान दिया करो। अब कर दो उनको कंबाइंड, A/E1 और ये आ गया A/E2। इसका मतलब है ग्रे हेयर्ड पर्सन इज मेल, कंबाइंड कर लेते हैं ना इसको हम। इसका मतलब है ग्रे हेयर पर्सन इज फीमेल, इस तरह से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहाँ पर 1/2 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यहाँ पर 1/2 होगी। रीजन, क्योंकि इसने लिखा हुआ है इक्वल प्रोबेबिलिटी है मेल और फीमेल के। अच्छा जी, A/E1 का मतलब कि मेल पर्सन के वाइट हेयर, ग्रे हेयर सॉरी, तो देखो 5% दिया हुआ है, तो 5/100 हो गया, है ना। ऐसी A/E2 का मतलब फीमेल पर्सन के ग्रे हेयर 0.25% है, 0.25, तो 25 है। तो यहां देखो कुछ ऐसा आएगा, देखो 4 0। रीजन बताओ, देखो पॉइंट के बाद 25 था, तो 2 0 तो पॉइंट की आई, और परसेंटेज को हटाने के लिए ये आई। अब इसने मांगा मेल, तो मेल का आंसर E1/A का बेस थ्योरम से बना लेना, और आंसर आपका 20/21 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज 21। तो ट्राई करो, इस तरह के क्वेश्चन CBSE में आते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास बात इसके अंदर आएगी। लिखा है इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप। भाई जब भी आप अपनी फैक्ट्री में कोई मशीन लाओगे तो उस मशीन की इंस्टॉलेशन तो होगी, वो मशीन फैक्ट्री के अंदर सेट तो की जाएगी। तो हो सकता है किसी कारीगर ने वो मशीन इनकरेक्ट सेटअप कर दी हो। तो कोई भी मशीन अगर इनकरेक्ट या गलत इंस्टॉल हो गई या सेटअप हो गया, तो जो प्रोडक्शन होगा वो तो गलत हो जाएगा, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो जाएंगे, है ना। तो उसी के ऊपर बात हो रही है। कह रहा है इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप, ओके, इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम। देखो यहाँ पे दो बातों का मिक्सअप है, करेक्टली सेटअप और एक्सेप्टेबल आइटम की इंफॉर्मेशन दे दी 90%, यानी यहाँ पे दो कंबाइंड बातें दे दी गई, ठीक है, समझना। आगे देखो, इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूसेस ओनली 40% एक्सेप्टेबल आइटम। ऑफ कोर्स जब कोई मशीन गलत तरीके से सेट की जाएगी तो डिफेक्टिव आइटम ज्यादा बढ़ेंगे, और कौन कस्टमर है यार जो डिफेक्टिव आइटम लेगा। अगर डिफेक्टिव आइटम लेगा तो रेट सस्ता हो जाएगा, इसलिए मैन्युफैक्चरर को लॉस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी दो बातें इंफॉर्मेशन है, क्या कि मशीन इनकरेक्टली सेटअप है और आइटम एक्सेप्टेबल, दो बातों का मिक्सअप दिया हुआ है दोनों जगह। आगे देखना, अब लिखा है पास्ट एक्सपीरियंस शो दैट, अच्छा पिछला अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस शो दैट 80% ऑफ सेटअप आर करेक्टली डन। मतलब ये बता रहा है कि जितनी भी मशीनें सेट की गई हैं 80% करेक्टली सेट हुई हैं, ठीक है। हो जाता है कभी गलतियां, तो इसका मतलब 20% इनकरेक्ट सेटअप हुई होंगी। भाई जब 80% करेक्ट है तो 20% गलत भी हुआ होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर सिर्फ गलत और सही की बात हो रही है, तो ये हमारा पार्टीशन है, ये हमारा E1 और E2 है, ये हमारा हाइपोथेसिस है। रीजन, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही बात हो रही है, करेक्टली सेटअप, है ना, करेक्टली सेटअप। जहां एक स्टेटमेंट मिलता है वो पार्टीशन होते हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो एंड में देखना क्या पूछ रहा है। इफ आफ्टर सर्टेन सेटअप, ठीक है, द मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम, ठीक है। देखो यहां पे ये जो दिया है ना 2, इसका बड़ा रोल है, 2 एक्सेप्टेबल आइटम, 2 का बड़ा रोल है, ध्यान रखना। अब देखो पूछ क्या रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट मशीन इज करेक्टली सेटअप। आ गया ना, जो पूछता है वही तो इवेंट होता है। इवेंट मतलब पार्टीशन, पार्टीशन भी इवेंट ही होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन इवेंट होता है वो पार्टीशन के साथ एसोसिएट होता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से पढ़ लो जब तक मैं लिखता हूं आपके लिए। गाइस देखिए मैंने डेटा लिख दिया है सर, ये लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन के हिसाब से, ध्यान से देखो। E1 क्या है, मशीन इज करेक्टली सेटअप। E2 क्या है, मशीन इज इनकरेक्टली सेटअप, ठीक है भाई, एक यस है तो एक नो होगा। ए क्या है, 2 एक्सेप्टेबल आइटम, इस 2 का बड़ा रोल है भाई। A/E1 इन दोनों को ज्वाइन हमने कर दिया, ये लिखना आपको आ गया होगा।
ऐसे करके मैं लिखता हूँ और E1 फिर एंड में जाके चिपका देता हूँ अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन यहाँ से अब मैं लिख रहा हूँ इसका डेटा, ध्यान से जरा देखना। E1 क्या है, मशीन इज करेक्टली सेटअप। तो बताओ जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो दिया तो हुआ है इसने 80%, तो 80/100 होगा, सिंपल है ना। E2 क्या है, मशीन इज नॉट करेक्टली सेटअप, तो E2 क्या होगा सोचो, 20/100। अरे 1 में से लेस करो, ठीक है, डेसिमल में हम डील नहीं करेंगे, ओके। चलो अब निकालो A/E1। वैसे मैं E1 के नीचे E1 का डेटा लिखता हूँ, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओके। मुझे तो वैसे भी हिंट देना है आपको। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी A/E1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये निकालना है, ये हो चुका है। इसका मतलब क्या है, मशीन करेक्टली सेटअप हो चुकी है और एक्सेप्टेबल आइटम चाहिए। तो देखो सबसे पहली लाइन में ऊपर लिखा हुआ है 90%। ध्यान से देखो 90% आइटम एक्सेप्टेबल है अगर मशीन करेक्टली सेटअप है। इसका मतलब जिसको समझ में आ गया ना, उसे तो कभी दिक्कत होगी नहीं। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो 90%, तो ले लो जी 90%, 90/100। एक और ले लो 90/100। रीजन, अरे 2 आइटम है भाई, 2 आइटम प्रोड्यूस हुए हैं। अब बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से बच्चे यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अरे बॉल थोड़ी निकाल रहा हूँ, मार्बल थोड़ी निकाल रहा हूँ, ये तो 2 आइटम बन रहे हैं। ये अपने आप में 1 आइटम मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये अपने आप में 1 आइटम मैन्युफैक्चर हो रहा है। और एक्सेप्टेबल आइटम यहाँ पे कितना है, 90% है जब मशीन करेक्टली सेटअप हुई है। तो यहाँ विदाउट और विद का कोई चक्कर नहीं है, वो तो निकालने पर होता है, जैसे बॉल निकालना, कार्ड निकालना। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 2 इसलिए क्योंकि 2 बोला है, 3 बोलता तो 3 लेता, ओके। अब निकालता हूं प्रोबेबिलिटी में A/E2 की। इसका मतलब क्या है, कंडीशनल, मतलब मशीन इनकरेक्टली सेटअप हो चुकी है। जो अपॉन वाला होता है ना, ये इवेंट हो चुका होता है और ये हमें निकालना होता है। तो भाई इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है 40% आइटम एक्सेप्टेबल है जब इनकरेक्ट सेटअप हुआ है। तो इसका आएगा 40/100 इंटू 40/100, 2 आइटम है, ठीक है। इसके बाद इसने पूछा है करेक्टली सेटअप, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला बना लेना E1/A का, ठीक है। वैल्यूज डाल देना। कैलकुलेशन का तरीका मैंने आपको बता रखा है, एलसीएम लो हमेशा, सॉरी एलसीएम मत लो, कॉमन लो हमेशा, जितना कॉमन लोगे उतना बेनिफिट होगा। तो आपका इसका आंसर कुछ आएगा 648/680। ये मिनिमम भी हो जाएगा, मिनिमम फॉर्म में आंसर ले आना आप, ठीक है। डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बड़ा मस्त क्वेश्चन था, देखो ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये बोल रहा है अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times। मतलब एक आदमी, एक पुरुष 4 बातें अगर बता रहा है तो 3 बातें वो सच बता रहा है, मतलब झूठ बोल रहा है कुछ ना कुछ, है ना। 1% झूठ बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ही थ्रोज अ डाई, उसने एक डाई फेंकी, एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6, और कहा वो 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। अब हो सकता है सच बोल रहा है या हो सकता है झूठ बोल रहा है। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। एक्चुअली अ 6, अब देखो इसने पूछा क्या है, इट इज एक्चुअली अ 6। तो यहाँ पे E1 इट इज एक्चुअली अ 6, E2 इट इज नॉट एक्चुअली अ 6, ठीक है। तो जो भी पूछा होता है वही हमारे पार्टीशन या हाइपोथेसिस बन जाते हैं, ऑलराइट। और यहाँ पे ए क्या होगा, मैन स्पीक ट्रूथ। इसी टाइप का देखो क्वेश्चन एक और है, ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5। अ कॉइन इज टॉस्ड, उसने एक कॉइन फेंका और कहा हेड आ गया, हेड आ गया, हेड आ गया। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताओ। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है। मैं एक का स्टेटमेंट लिख के जाता हूं, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करना। जी मैंने लिख दिया आपके सामने इन्फॉर्मेशन। E1 क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग 6, मतलब वास्तव में 6 आया। E2 क्या है, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 6। ए क्या है, मैन रिपोर्ट्स दैट 6 अकर, आदमी ने कहा भाई 6 आ गया, ठीक है। हो सकता है वो सच बोल रहा है, हो सकता है वो झूठ बोल रहा है। अब करो इन्हें ज्वाइन करना आपको आता है, बहुत ईजी है। मैन रिपोर्ट दैट 6 अकर एंड एक्चुअली 6 अकर, मतलब उसकी बात सच है, वो सच बोल रहा है। A/E2 मैन रिपोर्ट्स दैट 6 अकर, उसने कहा 6 आ गया, एंड 6 डज नॉट अकर, मतलब वो झूठ बोल गया, ठीक है। तो ये लिखना आना चाहिए। अगर कोई बच्चा इसे लिखने में कंजूसी करेगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। अब निकाल दो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 6 आना। तो किसी भी डाई पे 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। क्यों भाई, डाई पे 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो 6 तो एक ही बार है ना, तो 1/6 होगा। और 6 ना आए, इसकी क्या होगी 5/6। अरे 1 में से लेस कर दो, 5/6 आ जाएगा। अच्छा A/E1 क्या है, इसका मतलब है कि ए का मतलब क्या है कि मैन ने रिपोर्ट किया कि 6 आया, और इसका मतलब क्या है, वास्तव में 6 आया। A/E1 मतलब सच बोल रहा है वो, भाई उसने कहा 6 आ गया और यहाँ पे भी 6 आ गया, कंडीशनल है ना यार, ये हो चुका है। तो यानी दोनों बातें मैच हो गई, बंदा सच बोल रहा है
और सच बोलने के चांसेस इसके 3/4 दे रखे हैं ऊपर। देखो ऊपर लिखा हुआ ना 3 आउट ऑफ 4, तो 3/4 हो गई सच बोलने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे दोनों बातें हो गई, बंदे ने सच भी बोला है और 6 आया भी है। आगे बढ़ते हैं A/E2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 6 नहीं आया, लेकिन उसने कहा है 6 आ गया, मतलब वो झूठ बोल रहा है, इनडायरेक्टली झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकाल दो 1 में से लेस करके, 1/4। ठीक है, फॉर्मूला बनेगा इसमें E1/A का बाय BT, बेस थ्योरम का, और इसे सॉल्व करते करते आपका आंसर आएगा 3/8। तो ये आपका आंसर है, आपको लेके आना है। ठीक है, और जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसका आंसर है 4/5, ये आपको खुद करना है। ऑलराइट, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। देखिए गाइस आपके सामने, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट। एक डॉक्टर को पेशेंट के यहाँ जाना है। ठीक है, मतलब डॉक्टर विजिट कर रहा है पेशेंट के घर। ओके, पेशेंट के घर जा रहा है डॉक्टर। ओके, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और अदर मीन्स, यानी या तो डॉक्टर ट्रेन से आएगा या बस से आएगा या स्कूटर से आएगा या अदर मीन्स मतलब घोड़े से आए, तांगे से आए, साइकिल से आए, पैदल आए, दौड़ के आए, हमें नहीं पता। अदर मीन्स मतलब कुछ भी, एनी सोर्स। ओके, तो यानी यहाँ पर पार्टीशन दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे हाइपोथेसिस आपको दिख रही है। तो क्लियर कट बात हो गई। यहाँ पर E1 हो गया कि डॉक्टर विजिट बाय ट्रेन। ओके, और E2 हो गया डॉक्टर विजिट बाय व्हाट, स्कूटर, बस। ये तो हो गया ट्रेन, ये हो गया बस। और E3 हो गया डॉक्टर विजिट बाय स्कूटर, और E4 हो गया डॉक्टर विजिट बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पार्टीशन का अरेंजमेंट हो गया। क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ना। और देखो इनकी प्रोबेबिलिटी भी आपको दी हुई है, इसकी 3/10 है, इसकी 1/5 है, इसकी 1/10 है, और इसकी 2/5 है। ठीक है, ये लिखने का तरीका नहीं है, लिखने का तरीका वही है जैसे मैं लिखता हूं प्रॉपर तरीके से। ये तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। आगे देखो इसने लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट वर्ड आ गया, लेट, यानी यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पर लेट है ना। देखो वो लेट हो जाता है, तो ये लेट इन सबके साथ एसोसिएटेड है, मतलब वो ट्रेन से आया लेट हो गया, बस से आया लेट हो गया, भाई कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये हो गया ए। अब बनाएंगे हम यहाँ A/E1, लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, A/E2, A/E3, A/E4। मैं पहले बता रहा हूँ, जो बच्चा लैंग्वेज नहीं लिख के आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन करके आएगा उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, देखो इसने लिखा है प्रोबेबिलिटी वो लेट हो जाता है 1/4, 1/3, 1/12 है अगर वो ट्रेन, बस और स्कूटर से आता है। मतलब ये था ट्रेन, ये 1/4, ये बस, ये 1/3, और ये स्कूटर, ये 1/12। इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में देखो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, समझना बात को। अब देखो इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर वो किसी और मीन्स से आता है, इनके अलावा किसी और ट्रांसपोर्ट के मोड को यूज करता है, ही विल नॉट बी लेट, तो वो लेट नहीं होगा। तो लेट नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। भाई जब लेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो दे रखा है ये तो लेट होने के चांसेस है ना, लेट होने के चांस, लेट होने के चांस, लेट होने के चांस। और यहाँ बोल रहा है कि अगर अदर मीन से आया तो लेट नहीं होगा। तो लेट अगर नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे उसे कि 0 प्रोबेबिलिटी है लेट होने की, बंदा लेट नहीं होगा। ये 0 जरा ध्यान रखना यहाँ पर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर वो ये लिखता कि वो 100% लेट होगा तो उस केस में 1 हो जाती, श्योर इवेंट कि वो लेट होगा ही होगा, है ना। बट यहाँ कह रहा है लेट नहीं होगा, नहीं होगा मतलब 0 प्रोबेबिलिटी है। एक तो ये बात खास थी, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने बताया है, और देखो स्टार लगा रहा हूं, मतलब याद रखने वाली बात है ये। आगे इसने आपसे पूछा है व्हेन ही अराइव ही इज लेट, जब वो आया तो वो लेट था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, ट्रेन का पूछा है, ट्रेन हमने माना है कौन, E1। तो फॉर्मूला बना लेना E1/A का फॉर्मूला बनाना आपको आता ही है, जो यहाँ है वो यहाँ लिखते हो, और नीचे सारी चीजें आएंगी। इसमें 4 चीजें तो 4 बार आएंगी सारी चीजें। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखो जबरदस्त था, और ये वाली बात इसमें ध्यान थी। इसने बोला है लेट नहीं होगा इसलिए 0, अगर बोलता लेट होगा तो यहाँ 1 ले लेते। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ट्राई करो अभी जी गाइस। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, याद करो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन बताया था लेबोरेटरी वाला, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे खुद करें, ट्राई करें, थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ा सा आप इसे जूझोगे, प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आप कमेंट में लिखना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 90/1089, ये इसका आंसर आएगा
ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको चलो बता देता हूँ। इसने कहा सपोज दैट रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज, मतलब HIV टेस्ट होना है किसी का। इसने लिखा है ऑफ पीपल हैविंग HIV, मतलब किसी बंदे को HIV है, वो HIV से बीमार है, तो 90% ऑफ टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, तो 90% पकड़ में आ जाता है, बट 10% गो अनडिटेक्टेड, लेकिन 10% ऐसा होता है कि बंदे को HIV है लेकिन रिपोर्ट्स में नहीं आता। होता है ना, ऐसा बीमारी होती है लेकिन रिपोर्ट के अंदर आती नहीं है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई घर में अगर बीमार होता है तो डॉक्टर सारे के सारे टेस्ट लिख देता है, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, 15-20 टेस्ट लिख देता है, और हम लोग करा भी लेते हैं, और किसी भी टेस्ट में कोई बीमारी नहीं आती। फिर कहता है ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, और यहाँ बंदे के 10,000 20,000 घुस चुके होते हैं। तो इस टाइप का कुछ है सिनेरियो। आगे इसने बोल रहा है पीपल फ्री ऑफ HIV, मतलब जिनको HIV है ही नहीं, 99% ऑफ टेस्ट आर जज्ड HIV नेगेटिव, मतलब उनका टेस्ट होता है तो नेगेटिव आते हैं, आने भी चाहिए, अच्छी बात है। किसी को HIV नहीं है और उसका पॉजिटिव आ जाए तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, है ना। आगे लिखा है 1% आर डायग्नोज्ड एज HIV पॉजिटिव। ओ हो, कह रहा है लेकिन, बट इसने जोड़ दिया, बट 1% आर डायग्नोज्ड एज HIV पॉजिटिव, मतलब कोई बंदा हेल्दी है, उसे HIV है ही नहीं, तब भी 1% बोल रहा है कि आपको HIV है। लो जी, वो तो वैसे ही मर लेगा बेचारा। आगे बढ़ो, कह रहा है फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैविंग HIV, मतलब पूरी पॉपुलेशन का 0.1% लोगों को HIV है। ठीक है, ये सिर्फ बीमारी की बात हो रही है। तो देखो यही हमारा इवन है, और ना समझ में आए तो क्वेश्चन के एंड तक जाओ, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। 1 person इज सिलेक्टेड एट रैंडम, गिवन HIV टेस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम हर एज HIV पॉजिटिव। एक पर्सन को उठाया, उसका टेस्ट किया और रिपोर्ट में वो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, जिस तरह से ये HIV का है, आने वाले सालों में यही क्वेश्चन कोरोना पर बन जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज एक्चुअली HIV, बंदे को वास्तव में HIV है। तो E1 E2 क्या है, जो पूछा होता है, तो क्या पूछा है, बंदे को HIV है, तो आप लेट कर लेना E1 पर्सन को HIV है, और HIV होने के चांसेस यहाँ पर 1/1000 होंगे। क्यों, इसने लिखा है 0.1% HIV है, ऊपर देखो ध्यान से, तो 0.1, तो पॉइंट के लिए एक 0 आया और परसेंटेज के लिए ये आ गया। ये हो गया HIV नहीं है, नहीं के लिए 1 में से लेस कर दो, कुछ कुछ लैब वाला ही वही क्वेश्चन। अब आ गया ए क्या है, टेस्ट पॉजिटिव, मतलब जो टेस्ट है वो आ रहा है उसका पॉजिटिव, कॉम्बिनेशन आप बना देना इधर। अब निकालो A/E1, इसका मतलब क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब HIV है और टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो HIV है और टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो इसमें दिया हुआ है 90%। देखो ऊपर लिखा हुआ है कि 90% बीमारी पकड़ में आ जाती है। ठीक है, और A/E2, इसका मतलब क्या है कि टेस्ट पॉजिटिव आया है लेकिन उसे HIV नहीं है, मतलब गलत हो रहा है, तो देखो इसमें लिखा हुआ है गलत 1%। तो ये था, बाकी जो इसमें ऊपर इंफॉर्मेशन है ये 99 वगैरह, इसका कोई यूज नहीं हुआ। तो ये सारा डेटा था। फॉर्मूला आप यहाँ बना लोगे, E1/A का फॉर्मूला बनाने के बाद आपका आंसर ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्राई कर लेना, कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इसने लिखा हुआ है गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 एंड 3, यानी ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है। यानी यहाँ पर ये पता लग गया E1 क्या है, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 1, E2 क्या है, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 2, E3 क्या है, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 3, और इनकी प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3, 1/3। रीजन, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ आइडेंटिकल, एक जैसे, तो सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, इनका टोटल 1 आना चाहिए। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, अच्छा सब में 2-2 कॉइन है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। ठीक है, इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, मतलब इसके अंदर गोल्ड के कॉइन 2 हैं। ठीक है, इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर, इसके अंदर दोनों कॉइन्स सिल्वर हैं, 2 है, मतलब इसमें सिल्वर 0 हो गया और इसमें गोल्ड 0 हो गया, क्योंकि टोटल तो 2 ही कॉइन है। ठीक है, और देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर इन थर्ड, इसके अंदर भाई साहब गोल्ड का कॉइन 1 है और सिल्वर का कॉइन 1 है। ठीक है, अ पर्सन चूज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट 1 कॉइन, कोई एक कॉइन निकालता है। इफ कॉइन इज ऑफ गोल्ड, लो जी ए क्या हो गया, ए हो गया गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन, गोल्ड कॉइन इज विदड्रॉन या ड्रॉन, जो भी है। अब कर दोगे आप इन्हें कंबाइंड, A/E1,
A/E2, A/E3। इसका मतलब गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1, गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2, गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 3। इस तरह से लिख दोगे आप, ठीक है। अब निकालते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी। मैं तो सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से तो आप लिखना। कभी ऐसे लिख के आ जाओ जैसे मैं लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखना है, प्रॉपर तरीके से लेट E1 इस तरह से लिखना है, ठीक है। चलो, तो गोल्ड की बात हो रही है। आगे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। देखो, बात तो इसने बोली है, लेकिन बात इसने बड़े घुमा के बोली है। बात इसने बॉक्स की ही बोली है, लेकिन आपको लग रहा है कि कॉइन की बोली है। इसने कहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि दूसरा कॉइन बच गया है वो भी गोल्ड हो। तो इसका मतलब इसकी बात कर रहा है, बॉक्स 1 की। यार, अगर एक कॉइन निकल गया गोल्ड और दूसरा कॉइन बच गया वो भी गोल्ड हो, तो इसका मतलब बॉक्स 1 आया होगा ना, बॉक्स 1 सेलेक्ट हुआ होगा। यही खास बात है, इसीलिए मैंने ये सवाल आपको बताया है, यही रीजन था। तो इनडायरेक्टली इसने बोला है कि बॉक्स 1 से गोल्ड निकला है, गोल्ड कॉइन निकला है, क्योंकि जब एक गोल्ड निकल जाएगा तो एक गोल्ड तो इसी के अंदर बचेगा। यहां निकालूंगा तो गोल्ड हो जाएगा 0, यहां तो गोल्ड है ही नहीं। नहीं समझ में आई? दोबारा देखो, इसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। तो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है बॉक्स 1 से कॉइन निकला है, तो बॉक्स 1 की पूछ रहा है ये, ठीक है। पहले निकाल दो प्रोबेबिलिटी गोल्ड की। इसकी होगी जी 2/2, क्योंकि गोल्ड की बात हो रही है, अपॉन में टोटल, यानी श्योर इवेंट है तो 1 प्रोबेबिलिटी। इसकी होगी जी 0/2, यानी 0 ही हो गया, अनश्योर है, गोल्ड है ही नहीं। इसकी होगी जी 1/2, ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटी हो गई। फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे E1/A का, ठीक है, फॉर्मूला आपको बनाना आता है। और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3। ये आंसर आप निकाल लेना। मेन चीज जो थी वो एंड वाला स्टेटमेंट था जो पूछ रहा है, तो ये तरीका ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है। बहुत देर हो गई, टोटल प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो मैंने ले लिया क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। बड़े ध्यान से देखना है इसको, ठीक है, कैसे पता चलता है। इसने कहा है एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अर्न माने बाउल, कटोरा टाइप का। तो कोई अर्न हमारे पास है, ये रहा, और इसके अंदर 2 तरह की बॉल है, रेड और एक है हमारी ब्लैक, ठीक है जी। ये भी 5 है और ये भी 5 है, सुनते रहना आराम से। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल इसमें से निकाल ली, ठीक है। इट्स कलर इज नोटेड, उसका रंग देखा, ओके। तो यानी एक बॉल जो इसमें से निकल चुकी है, ये वाली, उसका हमने कलर देख लिया कि कौन सा कलर है। तो 2 ही बातें हुई होंगी, या तो रेड आया होगा या ब्लैक। तो यही हमारे पार्टीशन है, ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। इस तरह से पता लगाते हैं पार्टीशन क्या है। पार्टीशन ज्यादा होते हैं, और जो A होता है वो 1 होता है, और जो A होता है वो सब में कॉमन होता है, वो इनके साथ एसोसिएटेड होता है। ऐसे पता लगाते हैं, ठीक है। इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न। अरे ये क्या हुआ भाई? मतलब बॉल निकाली, रंग देखा और दोबारा वापस डाल दी। मतलब बैग में अभी भी, मतलब सॉरी, अर्न में अभी भी 10 की 10 बॉल्स हैं, ठीक है। बॉल निकाली, रंग देखा और दोबारा उसके अंदर डाल दी, तो अभी भी 10 के 10 हो गए, कोई दिक्कत नहीं, विद रिप्लेसमेंट हो गया। आगे बोल रहा है मोरेवर, और फिर, मोरेवर का मतलब होता है और फिर, 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। ये क्या बात हो गई? इसका मतलब यहाँ पे 2 बातें होंगी, अब या तो बॉल रेड निकली होगी या बॉल ब्लैक निकली होगी। अगर रेड निकली तो जो निकली थी वो तो वापस गई, साथ में मार्केट से 2 रेड बॉल और लाए और इनको भी झोले के अंदर, अर्न के अंदर डाल दिया, ठीक है, बाउल के अंदर पुट कर दिया, अगर रेड निकली होगी। और अगर ब्लैक निकली होगी तो 2 ब्लैक बॉल मार्केट से लाए और उन्हें भी अर्न के अंदर डाल दिया। इन दोनों में से कोई एक काम हुआ है, दोनों नहीं हुए। ये दोनों के दोनों डिपेंड है इसके ऊपर, ठीक है, नहीं समझे। इसने कहा है अगर रेड निकली तो 2 रेड और डाल दो, मतलब जो निकली वो तो वापस देनी है, 2 रेड बॉल और डाल दो इसके अंदर। और अगर ब्लैक निकली तो ब्लैक तो वापस में देनी है, 2 ब्लैक और डाल दो। ये कुछ बात बोल रहा है, ठीक है, सुनना ध्यान से। अब बोल रहा है 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ कलर ड्रॉन आर पुट इन अर्न एंड देन, अब देखो देन आ गया, देन अ बॉल इज ड्रॉन, मतलब ये 2 बॉल डालने के बाद अब इसके अंदर 12 बॉल हो चुकी हैं। 10 तो पहले से ही है, 2 और आ गई। ये 2 और 2 4 नहीं है, इनमें से कोई एक काम हुआ है, या तो ये या ये। तो बॉल हो गई है 12, ठीक है। अब जब 12 बॉल हो गई उसके बाद एक बॉल निकाली, फिर इसमें से एक बॉल हमने निकाली। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। ये फर्स्ट बॉल है जो हमने निकाली थी। ट्रांसफर के बाद जब ये नया अर्न बन गया, जब इसके अंदर 12 बॉल्स आ गई, तो इसके बाद हमने ये बॉल निकाली
और ये बॉल जो है ना वो रेड है, यानी ये हमारा ए हो गया रेड, जो इवेंट है मेन, ठीक है। ये हमारे E1 और E2 हो गए, ये इसके ऊपर डिपेंड है। अब देखो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, मतलब इसने प्रोबेबिलिटी ये पूछ ली। अब तक हमेशा ये पूछता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर्ड बॉल इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर्ड बॉल इज दैट, है ना, या बैग 1 बैग 2। तो ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है, यानी जो इवेंट होता है, जो मेन चीज होती है, उसी की प्रोबेबिलिटी अगर पूछ ले तो वो क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का बन जाता है। तो पहले एक बार दिमाग आपका पक गया होगा, थोड़ा सा रेस्ट ले लो 5 मिनट और इस क्वेश्चन को एक बार समझ लो, एक बार इसे डायग्राम बना के देख लो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है, वरना दिमाग का दही हो जाएगा। देखिए जी, मैंने स्टेटमेंट इधर लिख दिया। E1 क्या है, रेड बॉल इज ड्रॉन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, जो पहली बॉल निकली थी वो रेड निकली होगी, ऐसा हुआ होगा। या फिर ब्लैक बॉल इज ड्रॉन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ये भी फर्स्ट है, ठीक है भाई, जो पहले बार बॉल निकाली थी तो वो हो सकता है रेड हो या ब्लैक हो, तो दोनों बातें हो गई। ए क्या है, अ रेड बॉल, ए की निकाली है, अ रेड बॉल इज ड्रॉन, ये रेड ही निकली है, ये फिक्स कर दिया है इसने, ठीक है। इन सेकेंड अटेम्प्ट, जो दूसरी बार निकाली थी, कब, आफ्टर ट्रांसफरिंग 2 बॉल्स, जब 2 बॉल एक्स्ट्रा अर्न में वापस डाल दी थी, उसके बाद रेड बॉल निकाली थी सेकेंड अटेम्प्ट में, लिख दिया। A/E1 A/E2 इन दोनों को कंबाइन करके आप लिख देना, ठीक है। अब समझना बात ध्यान से, पहले निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 रेड बॉल, ठीक है। तो आपको मालूम था ना, ये हमारे पास अर्न था, इसके अंदर रेड थी और ब्लैक थी, 5 रेड थी और 5 ही ब्लैक थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी होगी, 5/10, ठीक है। यहाँ निकलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी होगी, 5/10, ऑलराइट, ये भी ठीक है, इट्स ओके, ठीक है जी। आगे बढ़ो अब ध्यान से। अब देखो, जब रेड बॉल निकली होगी तो हमने क्या किया होगा, हमने अर्न के अंदर 2 रेड बॉल और डाल दी होंगी, तो रेड बॉल अब 7 हो गई, है ना। ब्लैक कितनी रही, ब्लैक 5 ही रही। ऐसी जब ब्लैक बॉल निकली होगी तो हम लोगों ने क्या किया होगा, अर्न के अंदर 2 ब्लैक और डाल दी। जो ये निकाली थी ये तो वापस दे ही दी थी, इसके अलावा एक्स्ट्रा और लाए थे। क्वेश्चन देखो ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो ब्लैक बॉल और डाली तो रेड कितनी रही, 5, लेकिन ब्लैक अब 7 हो गई, ठीक है। ऐसा हुआ होगा ये होने के बाद, और ये हुआ होगा ये होने के बाद, इन दोनों में से कोई एक काम हुआ होगा। अब निकालो A/E1, है ना। इसका मतलब जरा समझो, इसका मतलब कंडीशनल है, ये निकालना है, ये हो चुका है। इसका मतलब रेड बॉल निकली होगी, मतलब ये काम हो गया होगा, ये काम हुआ होगा, तो रेड बॉल ट्रांसफर भी हुई होंगी, तो ये काम भी हुआ होगा। उसके बाद रेड बॉल निकाली तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अब इसमें से निकलेगी, ये नहीं है, अब नया वाला अर्न ये वाला है, तो रेड बॉल की होगी 7/12, ठीक है। A/E2 जरा पढ़ो ध्यान से, इसका मतलब है A/E2, ये निकालना है, ये हो चुका है, मतलब ब्लैक बॉल पहले निकली होगी, ब्लैक बॉल निकली होगी तो 2 ब्लैक बॉल और डाली होंगी, वो तो वापस दी, यानी, लेकिन निकाली हमने इसमें से रेड, जब सेकंड अटेम्प्ट किया वो रेड बॉल निकली आफ्टर ट्रांसफरिंग 2 ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल 7 हो गई, रेड 5 की 5 है, हमें लेकिन फोकस करना है रेड पे, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो 5/12 आएगी ना। रीजन बताओ उसका, रीजन इसका ये है कि टोटल नंबर तो बढ़ गए, हमें तो खाली रेड बॉल निकालनी है, लेकिन टोटल नंबर तो बढ़ गए। अब यहाँ आएगा बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, TP फुल फॉर्म लिखनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी। इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, इसने देखो ये पूछा है, तो आप ये तो पता लगा सकते हो ना पूछा क्या है, जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा कि सवाल किसका है। इसने पूछा है रेड बॉल की बताओ, तो रेड बॉल टोटल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी आती है, E1 प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस यहाँ क्या आता है E2 प्रोबेबिलिटी A/E2। ये वही चीज है जो बेस थ्योरम में नीचे रखते थे, वही चीज है। तो वैल्यू रखो, ठीक है, सॉल्व करोगे तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का है। अच्छा, अगर इसमें ये पूछ लेता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, यानी ये वाला, तो ये सवाल बेस थ्योरम का बन जाता, क्योंकि फिर ये पूछता है E1, तो E1/A करना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। देखिए जी, क्वेश्चन आपके सामने ये बोल रहा है अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, मतलब एक आदमी ने कंस्ट्रक्शन जॉब पकड़ी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने का काम पकड़ा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। देखो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, देयर विल बी स्ट्राइक, है ना, 2 स्टेटमेंट नहीं है। 0.80 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। इसमें देखो 2 स्टेटमेंट हो गए, जब 0.80 की बात बोली तो इसने स्ट्राइक की बात भी बोली और जॉब कंप्लीट की बात भी बोली, ठीक है। 0.32 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक, ठीक है।
इसमें भी 2 स्टेटमेंट हैं। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। क्या पूछ रहा है? कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ये पूछ रहा है। पहले तो आप इसके अंदर ये पहचानो कि इसके अंदर E1 और E2 क्या है, ठीक है। और ये सवाल टोटल प्रोबेबिलिटी का या बेस का है। देखो जो कंबाइंड स्टेटमेंट होते हैं वो कभी E1 E2 नहीं होते, वो कभी पार्टीशन नहीं होते। पार्टीशन हमेशा सिंगल स्टेटमेंट होते हैं। तो इसमें देखो 3 पॉइंट हैं, एक 0.65 वाला स्टेटमेंट है, एक 0.80 वाला और एक 0.32 वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। इसमें देखो सिंगल स्टेटमेंट कौन सा है? 0.65, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही बात है, स्ट्राइक। उसमें कोई टाइम जॉब कंप्लीट की बात नहीं है। इस तरह से पहचानना पड़ता है टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल। तो यहां सबसे पहले पहचानो ई क्या है, E1 क्या है। E1 है यहाँ पर देयर इज स्ट्राइक, देयर इज स्ट्राइक, स्ट्राइक है वो E1 है। और E2 है देयर इज नो स्ट्राइक, स्ट्राइक नहीं है, ठीक है, ये आपका E2 है। और ये क्या है? जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, ये हो गया। A/E1 कंबाइन कर देना, A/E2 कंबाइन कर देना, ये आपको लिखना अच्छे से आता है, मुझे पता है। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब स्ट्राइक है वो है 0.65। तो परसेंटेज में डील, डेसिमल में डील ना करके ऐसे लिख दिया मैंने। स्ट्राइक नहीं है वो 1 में से लेस करके निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 35/100, ठीक है। A/E1 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जॉब कंप्लीट हो गया और स्ट्राइक नहीं है, तो उसके चांसेस हैं 0.80, दिया हुआ है देखो ऊपर, तो 80/100, ठीक है। और A/E2 क्या हो गया कि जॉब कंप्लीट हो गया लेकिन स्ट्राइक थी, मतलब तब भी कुछ मजदूर आए थे और उन्होंने काम कर दिया चोरी छुपे, जैसा हुआ होगा, तो 32/100 है। इसके बाद देखो इसने पूछा क्या है। अब बात आती है पूछा क्या है। इसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब कंप्लीट बताओ, मतलब ये पूछ लिया इसने। अगर ये पूछता कि प्रोबेबिलिटी बताओ जॉब कंप्लीट हो गया अगर देयर इज अ स्ट्राइक, अगर ये पार्टीशन की बात पूछता तो ये सवाल बेस थ्योरम का होता। इसने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ जॉब कंप्लीट ऑन टाइम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ लिया। फॉर्मूला आपको बनाना आता ही है, ठीक है, फॉर्मूला बनाना और आपका आंसर आ जाएगा 0.488, ठीक है, या फिर 488/1000। तो इस तरह के क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना पूछा क्या है। चीज है क्वेश्चन पहचानना, मतलब E1 E2 और A आपको पहचान में आना चाहिए। और टोटल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में जो एंड में होता है जरूरी नहीं है वो E1 E2 हो, ठीक है। तो ये पहचानना मेन चीज क्या है, स्टेटमेंट। जहां सिंगल बात होती है वो E1 E2 होते हैं, जहां कंबाइंडली बात हो जाती है वो A/E1 होता है। तो इस तरह से बात पकड़नी पड़ेगी, ठीक है जी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जरूर करें, अच्छे से तैयार करें और आइडेंटिफिकेशन पे ध्यान दें, पहचान पर ध्यान दें, ठीक है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।